नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। कानून की जानकारी रखना हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो भारत के कानून को समझे, भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं और साथ ही साथ हमारे दायित्वों को भी समझना चाहिए। भूपेश बघेल इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 तो कभी 50 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए जो दलीलें पेश कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे एक महंगे वकील को हायर करते हुए अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट से पहले मीडिया के सामने ढेर सारे बयान दे रहे हैं। कपिल सिब्बल इसके पहले भी भूपेश बघेल के परिवार के लिए पैरवी कर चुके हैं। जब प्रोफेसर विनोद शर्मा पर प्राणघातक हमला हुआ था, उस मामले में उनकी बेटी दीप्ति बघेल और चेतन बघेल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त को कपिल सिब्बल की कुछ दलीलें काम नहीं आई। विद्वान न्यायाधीश ने गुण दोष के आधार पर अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त मुकर्रर कर दी है। जब तक भूपेश बघेल की धड़कनें और तेज होती रहेगी, जाने कब उनकी गिरफ्तारी हो जाए। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली बार राष्ट्रबोध में मैं तस्वीर को दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते होंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि इन्हें कभी भूल नहीं सकते। ये है पप्पू बंसल, जो भूपेश बघेल के हमराज हैं, और आज भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं के बयान के आधार पर चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है। और अब ये भी बता रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जो व्यक्ति खुद आरोपी है, तो उसी के बयान पर गिरफ्तारी कैसे हो रही है। अभी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, यूडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ, सीधा गिरफ्तार। दरअसल आम आदमी की दिक्कत यह है कि वो कानून की धाराओं को तो ठीक से नहीं समझता, इसलिए भूपेश बघेल को लगा होगा कि मैं अधूरा सत्य बता देता हूं, पब्लिक तो बेचारी है, सब कुछ सही मान लेगी, क्योंकि भूपेश बघेल ऐसा कह रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो आज मैं आपको पीएमएलए की धारा 19, 44 और 50 के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा, जिसका हवाला भूपेश बघेल दे रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए की धारा 50 प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और अन्य निर्धारित अधिकारियों को विशेष शक्तियां देता है। धारा 50 में संबंध भेजने और पूछताछ करने का अधिकार होता है, जिसे ईडी के डायरेक्टर, अतिरिक्त डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी व्यक्ति की ओर से आदेश यानी सम्मन जारी किया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति आरोपी हो या ना हो। जांच या कार्रवाई के दौरान बयान देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उसे बुलाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि धारा 50 के अंतर्गत दिया गया बयान अदालत में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बुलावे पर नहीं आता या मांगे गए दस्तावेज नहीं देता तो उसे सजा भी हो सकती है। आज ईडी ने इसी धारा 50 का इस्तेमाल करते हुए पप्पू बंसल से बयान लिया है, और गौर करने वाली बात यह है कि जिस तारीख को पप्पू बंसल गिरफ्तार हुआ उसकी खबरें तो मीडिया में आई, लेकिन आप कोशिश कर लीजिए, गूगल में कोई भी कीवर्ड डाल दीजिए, पप्पू बंसल की रिहाई या उसे छोड़ देने की कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। मैं एक बार इस तस्वीर को फिर से दिखा रहा हूं, बड़ी मुश्किल से यह तस्वीर प्राप्त हुई है। अब आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि पप्पू बंसल की यह तस्वीर हमें भूपेश बघेल के एक पुराने करीबी सलाहकार के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। भूपेश इन दिनों पप्पू बंसल से खार खाए बैठे हैं, इसलिए यह तस्वीर हम तक उपलब्ध करवाई गई है। बेहद शातिराना अंदाज से पप्पू बंसल ने भूपेश बघेल का बहुत गहरे से साथ दिया, दशकों तक साथ दिया। ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब पकड़ में आए तो सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से 16 करोड़ 70 लाख का ट्रांजैक्शन चेतन बघेल द्वारा किया गया है, जबकि उनकी वैसी आयगत स्थिति नहीं थी। शराब घोटाले मामले में चेतन बघेल को प्रमुख लाभार्थी माना गया है। आज भूपेश बघेल पीएमएलए की धारा 44 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक कपिल सिब्बल को उनकी ओर से दलील देने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति पर यदि एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करी का केस चल रहा है और ईडी उस पर पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करने का आरोप लगाती है, तो इस मामले में एनडीपीएस केस और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों केस एक ही व्यक्ति पर हैं, तो पीएमएलए की धारा 44 दोनों ही मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में एक साथ करने का अधिकार देती है। पीएमएलए मामले की सुनवाई जिस स्पेशल कोर्ट में होती है, वो स्पेशल कोर्ट केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से विशेष अदालत नियुक्त करती है। ये आमतौर पर सीबीआई, ईडी या सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट होते हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया जाता है। भूपेश बघेल पीएमएलए की इन्हीं धारा 44 और 50 का हवाला दे रहे थे। अब आप संक्षेप में समझ गए होंगे कि भूपेश बघेल किस तरह से अधूरा सत्य प्रस्तुत करते हैं। जिस 18 जुलाई की तारीख को भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल की बेहद तसल्ली से गिरफ्तार हुई थी, मैं तसल्ली शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छापा तो 10 मार्च को पड़ा था, तो गिरफ्तारी 18 जुलाई को इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले पप्पू बंसल गिरफ्तार नहीं हुआ था और उतने तगड़े सबूत भी नहीं मिले थे। अब जब भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई नोटिस नहीं मिला, कोई सम्मन नहीं मिला, गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, तो ऐसे में हमें यह समझ लेना होगा पीएमएलए की धारा 19 ईडी को अधिकार देती है, जब कोई व्यक्ति जांच या पूछताछ में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा हो तो उसकी गिरफ्तारी बिना नोटिस या सम्मन के की जा सकती है। और चेतन बघेल के मामले में भी इन्हीं शक्तियों का उपयोग किया गया। 4 जुलाई को देश की सुप्रीम अदालत से चेतन बघेल और भूपेश बघेल की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें खारिज कर दी गई और उन्हें समझाया गया कि इसके लिए निचला फोरम है, आप बेहद प्रभावशाली हैं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट आ गए। लेकिन भूपेश बघेल बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचाव का अधिकार है, वो तो बेहद आम आदमी है। ईडी ने उनके यहाँ छापे मारे थे तो सिर्फ 33-34 लाख तो मिले थे। वो कह रहे थे कि इतनी रकम तो मिलती ही है। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि भूपेश बघेल के लिए ये बेहद मामूली रकम थी। ये वही भूपेश बघेल है जो कभी दम ठोक के बोला करते थे आओ गिरफ्तार करो, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो भूपेश बघेल बेहद घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं और बार बार बिना पप्पू बंसल का नाम लिए उन्हें गहराई से कोस रहे हैं कि आखिर पप्पू बंसल को गिरफ्तार करके छोड़ क्यों दिया गया। और ऐसे उपकृत करने के कारण ही ये पप्पू बंसल ही है जो सारे राज खोल दे रहा है। अभी तो भूपेश बघेल और चेतन बघेल के बारे में जानकारी आई है, उनके करीबियों के यहाँ कहाँ कहाँ कितना कितना माल इन्वेस्ट किया गया है, इसकी जानकारी आनी बाकी है। हालांकि ईडी को ये जानकारी बहुत पहले से है, लेकिन पप्पू बंसल जो बयान दे रहा होगा, जो जानकारियां दे रहा होगा, उसके लिए भी साक्ष्य जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। अक्सर आम लोगों को लगता होगा कि लगातार ईडी अनेक कारोबारियों के यहाँ, प्रभावशाली लोगों के यहाँ, नेताओं के यहाँ छापेमार कार्रवाई करती है, उसका खुलासा नहीं करती। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जा रहा है। जब तक कवासी लखमा गिरफ्तार हुए थे तब भूपेश बघेल उतने परेशान नहीं थे। आज उनके पुत्र चेतन बघेल के बाद जब खुद की बारी आई तो ये वही भूपेश बघेल हैं जो कह रहे थे कि उनके पिता भी जेल गए थे, उनका बेटा भी जेल गया है, वो भी पहले जेल जा चुके हैं। तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हूँ और मोल लइकल तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दी, ओकर सरकार चल रही। मोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल रही। अभी मोर लइकल मोदी अंदर करवाए। लेकिन ये बोलते बोलते वो खुलासा नहीं कर पा रहे थे कि किस मामले में उनके पिता जेल गए थे, किस मामले में उनका बेटा जेल गया है और भूपेश बघेल अब किस मामले में जेल जाने की तैयारी में है। हालांकि महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ तेजी से जांच चल रही है। जब एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है तो आप मान के चलिए कि सीबीआई बिना शोर शराबे के कार्रवाई भी करेगी और सबको दिखाकर करेगी। पप्पू बंसल के मामले में हमने अपने स्रोतों से जो जानकारियां जुटाई है वो बेहद हैरान करने वाली जानकारियां हैं। स्थानीय उद्योगपतियों के अलावा कुछ बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, चेतन बघेल को जिस तरह से एक बड़ा बिल्डर बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसी कोशिश का नतीजा यह है शराब घोटाले की जो ढेर सारी नकदी आ रही थी उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसका जब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था और भूपेश बघेल के ओएसडी और उनके सलाहकार चेतन बघेल को जब गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे
तो भूपेश बघेल की ये ड्यूटी बनती थी, यदि उनका बेटा गलत कर रहा है तो उसे रोके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी आज परिणति है कि चेतन बघेल जेल में है और भूपेश बघेल है कि इस पर भी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर खाने भूपेश बघेल और उनके परिवार की इन गतिविधियों को लेकर खासकर राहुल गांधी का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके भूपेश बघेल हर दिन ट्वीट कर रहे हैं, हर दिन पीएमएलए की धारा 19, 44 और 50 की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन अब यकीन मान के चलिए, भूपेश बघेल जिस दिन जेल जाएंगे उस दिन राजनीतिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जाएगा। हमने लगातार कोशिश की राजनीति में सुचिता कायम हो सके, अच्छे लोग राजनीति में आए, हम लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब अपराधी राजनीति के माध्यम से प्रभावशाली बन जाते हैं तो जाहिर तौर पर पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं खोखला हो जाता है और आम आदमी इसी सिस्टम से शिकायत करता है, जबकि आम आदमी राजनीति में इन्हीं लोगों के कारण आना पसंद नहीं करता, जबकि अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए। आज का इनका आपको कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।